नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव अंशराज आपका स्वागत करता हूं तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पे। तो दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे क्लास 12 के चैप्टर नंबर 3 विद्युत धारा पे, जिसमें हम लोग 10 लेक्चर तक कंप्लीट कर चुके थे और आज हम लोग बात करेंगे लेक्चर 3.11 की। ठीक है, तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है, जहाँ से हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे, वो है मीटर सेतु। ठीक है, तो पहले ये समझेंगे मीटर सेतु है क्या, फिर ये समझेंगे कि इसे हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं और इसका उपयोग कहां पर है। भाई पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई यूज होगा इसका। ठीक है, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक, फिर इसके आगे की चीज सिद्धांत, संरचना और लास्ट में क्रियाविधि। ठीक है, ओके। तो देखिए मीटर सेतु जो है वो ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में ये आएगा। ठीक है, और इसमें आपको डेरिवेशन तो बहुत छोटा है, एक छोटा सा फॉर्मूला ड्राइव होके आएगा। ठीक है, और उस फॉर्मूले पे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन आते हैं इसलिए अवेयर रहिए। बाकी आप इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे मैं तो कहूंगा आप इसे स्किप करिएगा। ठीक है, क्योंकि टाइम टेकिंग हो जाएगा। अच्छा, अभी देखिए आपने व्हीटस्टोन सेतु पढ़ रखा है। व्हीटस्टोन सेतु में 4 प्रतिरोध लगे थे, P, Q, R, S। ठीक है, एक वर्ग टाइप का मैंने बनाया था। ठीक, ओके। और उसमें P और Q का अनुपात, P और R का अनुपात आपको पता था। Q का मान आपको जानते हैं, प्रतिरोध का मान जान रहे थे। ठीक है, और आपको कहा गया था कि S का मान निकालिए, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, वही काम मीटर सेतु भी उसी सिद्धांत पर कार्य करता है। व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर ही ये कार्य करेगा। ठीक है, और इससे भी वही काम करते हैं जो हम लोग व्हीटस्टोन सेतु से करते थे। ठीक है, यानी कि मीटर सेतु जो है वो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करने वाली एक युक्ति यानी एक डिवाइस है, एक उपकरण है। ठीक है, जिसकी सहायता से किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, यहां भी देखिए 4 प्रतिरोध लगे हैं। पहला प्रतिरोध, ठीक है, ये P, Q, ये R और ये S। ये यहां जो प्रतिरोध लगा है S, ये अननोन है। ये प्रतिरोध जो N लगा है दोस्तों, ये प्रतिरोध जो है S, ये अननोन है। ठीक है, इसकी वैल्यू मुझे ज्ञात करनी है। ठीक, खैर, तो हम लोग शुरुआत वैसे ही करेंगे। ये तो सिद्धांत हो गया। अब हम लोग बात करते हैं इसकी संरचना की। देखिए संरचना में आपको कुछ अलग से नहीं लिखना है, आपको याद करने लायक कोई चीज है तो वो है डायग्राम। डायग्राम को याद करिए, बिल्कुल सही डायग्राम बनाइए और उसको देख कर ही व्याख्या करिए। कुछ भी याद करने वाला काम नहीं रहेगा। ठीक है, बस डायग्राम याद करना है, बस कि कैसे कैसे बनाए। और डायग्राम तो हम लोग आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहां पे देखिए एक एल आकार के, इंग्लिश में एल ऐसे बनता है ना, इसको उल्टा कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए, क्या हो जाएगा, ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। यही तो है। ये देखिए एल आकार की एक धातु की पट्टी है। ठीक, और यहां भी एल आकार की एक धातु की पट्टी है। ठीक, ये दोनों एल आकार की जो धातु की पट्टियां हैं, इनके बीच में थोड़ा सा स्पेस है और उस स्पेस में एक सीधी धातु की एक पट्टी रख दी गई है। ठीक, अब हमने किया क्या है, इसमें कनेक्शन किए गए। कनेक्शन करते समय हम क्या करेंगे, जो एल आकार की पट्टी है और जो सीधी पट्टी है, इसके बीच में हमने प्रतिरोध बॉक्स यानी कि रेजिस्टेंस बॉक्स, इसको आरबी बोल रहे हैं शॉर्ट में, रेजिस्टेंस बॉक्स, वो जोड़ रखा है। ठीक है, और सीधी पट्टी और दूसरी एल आकार की पट्टी के बीच में एक अननोन रेजिस्टेंस यानी अज्ञात प्रतिरोध S को हमने जोड़ रखा है। ठीक, और फिर हमने क्या किया है, हमने इन दोनों एल आकार की पट्टियों के बीच में एक सीधा तार बांध दिया है। ये तार कोई मामूली तार नहीं होगा, कोई भी तार यहां नहीं बांध सकते हैं। ये जो तार बांधा गया है, ठीक है, ये जो तार बांधा गया है दोनों एल आकार की पट्टियों के बीच में, ये तार 1 मीटर लंबा होता है। 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर है ना, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर लंबा होगा ये। ठीक, चलिए अच्छा, अभी और क्या करना है, ठीक नीचे एक स्केल लगी है। स्केल किस लिए लगी है दोस्तों, मेजरमेंट के लिए। ठीक, चलिए, तो ये 1 मीटर लंबी यानी 100 सेंटीमीटर लंबी स्केल है। ठीक, इस पे हम लोग मेजरमेंट करेंगे। ठीक, कैसे वो आगे समझते हैं हम लोग। अच्छा, अभी हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे जो मैंने तार बांधा था इसको एक नाम दे देते हैं। इस पॉइंट को नाम दे दिया है A, इसको नाम दे दिया है B। ठीक है, यहाँ पे मीटर सेतु में दोनों एल आकार की पट्टियों के बीच में हमने एक तार को कस दिया है, एक तार को बांध दिया है। वो तार 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर लंबा था और उस तार को हमने एक नाम दे दिया है AB। ठीक है, ओके। और ये तार कोई मामूली तार नहीं था, मैं बोल रहा था यहां पे हम लोग एक ऐसा तार यूज करेंगे दोस्तों जिसके विशिष्ट प्रतिरोध रो का मान ऊंचा हो यानी रो की वैल्यू हाई हो और जिसका प्रतिरोध ताप गुणांक यानी अल्फा की वैल्यू लो हो, कम हो। ठीक, एक ऐसा
तार हम लोग चूज करेंगे यहां बांधने के लिए जिसके लिए रो का मान ज्यादा हो और अल्फा का मान कम हो, विशिष्ट प्रतिरोध अधिक और प्रतिरोध ताप गुणांक निम्न होना चाहिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अल्फा तो हाईली डिपेंडेंट होता है टेम्परेचर पे, ठीक है। आपको पता है जब भी आप किसी तार में धारा प्रवाहित करेंगे तो वो तार में ऊष्मा उत्पन्न होगी। ऊष्मा मतलब हीट यानी गर्मी, ठीक है। तो जब तार गर्म होगा तो उसका तापमान बढ़ेगा। और आपने अभी पढ़ रखा है कि अगर किसी तार का तापमान बढ़ता है तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। कैसे? जैसे एक फॉर्मूला था रो ऑफ टी इज इक्वल टू रो नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा टी, या आर ऑफ टी इक्वल आर नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा टी, ठीक है। यहां पे आप दोस्तों देख सकते हैं अगर आप तापमान बढ़ाएंगे, ठीक है, तो उस तापमान का जितना भी तापमान आप बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर में जितना भी आप इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट मतलब जो भी चेंज कर रहे हैं उसका अल्फा से मल्टीप्लाई होता है, फिर वो 1 में ऐड होके अल्फा नॉट या रो नॉट या आर नॉट से मल्टीप्लाई होता है। अब समझिएगा, अगर ताप चाहे बहुत ज्यादा ही क्यों ना बढ़ जाए, अगर किसी भी तार का ताप चाहे कितना ही ज्यादा क्यों ना बढ़ जाए, अगर अल्फा का मान कम है तो अल्फा और टी का प्रोडक्ट जो होगा, जो गुणनफल आएगा वो तो कम होगा। और जब अल्फा और टी का गुणनफल कम होगा तो यहाँ पे आर टी या रो ऑफ टी जो है उस पर कोई भी सिग्निफिकेंट फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब कोई भी सार्थक परिवर्तन उसमें होने वाला नहीं है, ठीक है। सार्थक परिवर्तन उसमें होने वाला नहीं, ठीक। तो इसका मतलब ये होगा कि प्रतिरोध में जो चेंजेस हैं वो ज्यादा नहीं आएंगे, क्योंकि अगर प्रतिरोध में बहुत ज्यादा चेंज आ गया तो यहां जब हम लोग वही काम करते हैं जो हम लोग व्हीटस्टोन सेतु में करते थे, उसको संतुलित करेंगे और संतुलन की अवस्था में हमको रीडिंग लेनी होती है। अगर अल्फा छोटा ना हुआ, हल्का सा भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस में काफी चेंज आ जाएगा, और रेजिस्टेंस में आने वाला ये बहुत बड़ा चेंज संतुलन की अवस्था को खराब कर सकता है। रीडिंग तो गलत आएगी ही आएगी, हो सकता है संतुलन की अवस्था टिके ही ना। मतलब अभी हम जैसे व्हीटस्टोन सेतु को हम लोग बैलेंस करते थे, मीटर सेतु को भी बैलेंस करेंगे, रीडिंग लेने चलेंगे, वो डिस्टर्ब हो जाएगा अपने आप, ठीक है, और हमको समझ में भी नहीं आएगा ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है, ठीक है। ये सारे फैक्टर आपको दिख नहीं रहे हैं लेकिन ये सब अफेक्ट कर रहे हैं आपकी रीडिंग को, मेजरमेंट को और पूरे एक्सपेरिमेंट को, ठीक है। चलिए, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग जिस पदार्थ का हम लोग तार बांधेंगे वो कौन सा होगा? कॉन्स्टेंटन या मैग्निन का होगा। कॉन्स्टेंटन ले सकते हैं, मैग्निन ले सकते हैं, या एक और होता है नाइक्रोम भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे पदार्थ को ही हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे तार के रूप में, ठीक। तो टीचर वाइवा में भी क्वेश्चन पूछते हैं क्योंकि मीटर सेतु का एक प्रैक्टिकल होगा, ठीक है, कुछ लोगों के यहाँ। तो मीटर सेतु में जब आप प्रैक्टिकल करेंगे, प्रतिरोध का मान निकाल लेंगे, टीचर जब आप वाइवा के लिए जाएंगे तो टीचर आपसे पहला क्वेश्चन पूछेंगे कि मीटर सेतु को मीटर सेतु क्यों कहते हैं। तो मीटर सेतु को मीटर सेतु इसलिए बोलते हैं क्योंकि दोस्तों इसमें जो तार यूज कर रहे हैं हम लोग वो ठीक 1 मीटर होता है, यानी वो लंबाई में 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर का ही तार होगा, ना उससे ज्यादा ना उससे कम, ठीक है। इसलिए इसे मीटर सेतु बोलते हैं। और मेजरमेंट लेने के लिए ठीक 100 सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर लंबी स्केल भी लगी होती है, ठीक। ये तो जवाब हो गया कि इसे मीटर सेतु क्यों कहते हैं, ठीक। फिर टीचर पूछेंगे यहाँ पे जो तार बांधा गया है इसे आप बोलते हैं मीटर सेतु का तार, ठीक है। ये 1 मीटर लंबा है, समझ में आया। ये किस पदार्थ का बना होता है? क्या हम लोग इसकी जगह कोई भी यूज कर सकते हैं? क्या हम लोग लोहा या फिर कॉपर का वायर यूज कर सकते हैं? जवाब है नहीं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कोई भी तार यूज नहीं करेंगे। ऐसा तार यूज करेंगे जिसके लिए विशिष्ट प्रतिरोध का मान उच्च और अल्फा का मान निम्न हो। ये बहुत जरूरी है, ठीक। चलिए भाई, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक। और इसके लिए एग्जांपल क्या है? कॉन्स्टेंटन, मैग्निन या नाइक्रोम, ये सब हम लोग यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक। चलिए, तो ये सब संरचना हो गई। और हमने लास्ट में क्या किया है? हमने यहाँ पे दोनों एल आकार की पत्तियों के मध्य एक बैटरी को जोड़ रखा है, एक कुंजी को जोड़ रखा है और एक रियोस्टेट यानी एक धारामापी को हमने धारामापी कह रहा हूं, एक रियोस्टेट यानी कि धारा नियंत्रक को जोड़ रखा है, ठीक है। धारा नियंत्रक की सहायता से धारा को घटा या बढ़ा सकते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग बात करेंगे वर्किंग की, ठीक है। तो वर्किंग देखते हैं क्या है। सबसे पहला काम जो करेंगे हम लोग वो ये करेंगे, और दोस्तों यहां भी हम लोग चाहे तो अपने हिसाब से एक कुंजी लगा सकते हैं, ठीक है। धारामापी के साथ भी एक कुंजी लगा सकते हैं, लगा ही लेंगे क्योंकि कोई नुकसान नहीं है यहाँ, बल्कि एक आपके पास एक ऑप्शन हो जाएगा। इसको हम इसको K1 बोल देते हैं, ये कुंजी K2,
ओके चलिए दोस्तों, सबसे पहले पहला काम तो ये होगा कि सबसे पहले हमारी दोनों कुंजी खुली रहेगी। ठीक, हमने सब पहले परिपथ को जोड़ेंगे, परिपथ को जोड़ के परिपथ में धारा प्रवाहित करने से पहले चेक कर लेंगे कि सारे कनेक्शन सही है कि नहीं। धारा प्रवाहित कर दिया, अगर कनेक्शन गलत होगा, सर्किट गलत जुड़ा होगा तो वो शॉर्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े सारे प्रैक्टिकल को करने से पहले एक बार करंट फ्लो कराने से पहले उसको चेक कर लेना चाहिए। ठीक है, चलिए तो पहले प्रॉपरली चेक कर लेंगे कि सही सारे कनेक्शन सही है या नहीं। ठीक, अगर सारे कनेक्शन सही होंगे तो सबसे पहले हम कुंजी K1 को बंद करेंगे। जैसे कुंजी K1 को बंद किया, देखिए यहां से करंट निकलेगी और पूरा इसमें प्रवाहित होते हुए यहां से वापस आएगी। ठीक, और हाँ कुछ करंट इसमें भी जाएगी, नो डाउट, क्योंकि जब करंट यहां पहुंचेगी थोड़ी करंट इस पत्ती से होते हुए आर में जाएगी और बाकी करंट इसमें जाएगी, इस वाले तार में फ्लो होगी। ठीक है, ओके, और फिर यहां से पूरा रिटर्न होकर करंट वापस। जब ये कुंजी खुली थी तो परिपथ खुला था, करंट अगर यहां तक आती भी तो फिर यहां से यहां कैसे आती, ये परिपथ खुला हुआ है और खुले परिपथ में धारा नहीं होती, मैं पहले बोल चुका हूं। इसलिए जैसे ही आप सब कुछ जोड़ने के बाद कुंजी K1 को बंद करेंगे, करंट फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। करंट फ्लो स्टार्ट होगा, पहले कुंजी K1 को बंद करेंगे, फिर उसके कुछ देर बाद कुंजी K2 को बंद करेंगे। कुछ देर बाद मतलब 5-6 सेकंड का समय हम लोग देंगे उसे। ठीक है, कुंजी K1 को बंद करने के 5-6 सेकंड बाद K2 को बंद करेंगे, और K2 को बंद करेंगे फिर हमारा काम क्या है दोस्तों, ये यहाँ पे जो एक सर्पी कुंडली है, ये एक सर्पी कुंडली के फॉर्म में होती है। सर्पी कुंडली का मतलब होता है ये तार पर फिसल सकती है, आप चाहो तो उसको सरका के यहाँ पर रख दो, सरका के कहीं भी ले जाइए। ठीक, बस हमको यही करना होता है। तो पहले कुंजी K1 को बंद किया, 5-6 सेकंड बाद कुंजी K2 को बंद किया, और कुंजी K2 को बंद करने के बाद जॉकी J को तार AB पर गति कराते हैं, और गति कराते समय धीमे धीमे गति कराएंगे, और ये देखेंगे दोस्तों कि ऐसी कौन सी स्थिति मिल रही है जहां धारा मापी में कोई भी विक्षेप नहीं आ रहा है। ठीक है, ऐसी कौन सी स्थिति मिल रही है जहां धारा मापी में कोई भी विक्षेप नहीं आ रहा है, क्योंकि जब धारा मापी की सुई कोई भी विक्षेप नहीं देती है मतलब धारा मापी की सुई बिल्कुल जीरो पे होती है। ऐसे वृत्तीय पैमाना होता है उस पे दोस्तों, धारा मापी पे आपने देखा होगा तो। ठीक है, ऐसे अगर मान लीजिए उसकी सुई बिल्कुल जीरो पे है, बीच में है, तो समझ लीजिएगा कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही है, क्योंकि धारा मापी में अगर जरा सी भी करंट फ्लो होगी तो वो अपना डिफ्लेक्शन दिखाएगा। अगर वो बिल्कुल सीध में है, सुई जीरो पर है, इसका मतलब कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही है। ओके दोस्तों, तो अब हमको क्या करना होता है, जॉकी को तार पर गति करा के ऐसी स्थिति लानी होती है जब धारा मापी की सुई में जीरो रीडिंग आए, या फिर धारा मापी की सुई जीरो रीडिंग दिखाए, मतलब उसमें कोई भी विक्षेप ना हो और उसमें कोई भी धारा मतलब प्रवाहित ना हो। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, इस स्थिति में हमारे पास जो 4 प्रतिरोध हैं, P ये वाला हिस्सा जहां पे जॉकी इसको टच करेगी, जहां पे जॉकी ने इसको टच किया और शून्य विक्षेप की स्थिति मिल गई, वहां पे ये जो पूरा तार है AB वो 2 टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। ठीक है, एक्चुअली मैं चलिए इसको C मान लेता हूं इसको, और यहाँ पे अब तार के पार्ट हो गए, इसको मैंने B मान लिया। तो देखिए तार, पूरा तार जो AC था वो 2 टुकड़ों में विभाजित हो गया, पहला टुकड़ा मिला AB और दूसरा टुकड़ा मिल रहा है BC। ठीक, ये पूरे तार के 2 हिस्से कैसे हो गए, पूरे तार के 2 हिस्से ऐसे हुए हैं कि जब मैंने जॉकी को तार AC पर गति कराना शुरू किया तो तार पर बिंदु B ऐसा बिंदु मिला जिस पर धारा मापी में कोई भी विक्षेप नहीं था, और मुझे यही तो चाहिए, इसी को बोलते हैं शून्य विक्षेप की स्थिति। और दोस्तों शून्य विक्षेप की स्थिति तार के जिस बिंदु पर प्राप्त होती है उसको हम लोग बोलते हैं नल पॉइंट। क्या बोलते हैं उसको, नल पॉइंट। ठीक है, यानी कि यहां पे हमारा नल पॉइंट कौन है, B, क्योंकि तार AC पर बिंदु B ऐसा बिंदु है जिस पर जॉकी को टच कराने पर हमें कोई भी धारा नहीं मिल रही है धारा मापी में। ठीक है, या यूं कहें तो धारा मापी में विक्षेप शून्य हो रहा है। बस यही स्थिति संतुलन की अवस्था है, यहीं पे हम लोग स्टॉप हो जाएंगे। और इस स्थिति में व्हीटस्टोन सेतु का कॉन्सेप्ट लगाते हुए हम ये कह सकते हैं कि P/Q बराबर R/S। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि आपको R का मान पता है, S का मान नहीं पता है। अब आप कहेंगे P और Q का मान भी नहीं पता है, बुद्धि चलाइए। ठीक है, P और Q, अब हम लोग बात करते हैं P और Q। पहले तो ये जान लीजिए, ये वाला हिस्सा जो बना है AB, तार का जो खंड है AB, इसका प्रतिरोध है P, और तार का जो खंड है BC, इसका प्रतिरोध है Q। ठीक, चलिए अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, इसी चैप्टर में एक फॉर्मूला पढ़ा है कि किसी भी तार का प्रतिरोध जो होता है
प्रतिरोध को हम लोग जनरली किससे लिखते हैं दोस्तों, आर से। यहां भी आर है इसलिए मैं थोड़ा सा अंतर कर दे रहा हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे, ठीक है। तो किसी भी तार का प्रतिरोध आर डैश जो होता है वो रो इंटू एल अपॉन में ए के बराबर होता है कि नहीं, बिल्कुल ठीक, ओके। ये दोनों तार खंड ए बी और बी सी एक ही पदार्थ के तो बने हैं। इनफैक्ट ये जो पूरा तार है ए सी वो एक सिंगल वायर है। जॉकी को टच कराने के बाद इसके दो पार्ट बन गए हैं। मैं एज्यूम कर रहा हूं कि इसके दो हिस्से हो गए, लेकिन अभी भी एक सिंगल तार के रूप में है ना। तो जो पदार्थ ये होगा वही पदार्थ तो इसका भी होगा। वैसा तो है नहीं कि पहले पूरा तार कॉपर का था, हमने जॉकी को टच कराया, आधा एल्युमिनियम हो गया, आधा कॉपर, ऐसा तो नहीं होगा। मटेरियल सेम होंगे, दोनों के मटेरियल सेम है, तो यानी पी के लिए भी रो का मान वही होगा जो क्यू के लिए रो का मान है, ठीक, ओके। तो अब यहां पे इसको चेंज करते हैं। देखिए दोस्तों, किसी भी तार का प्रतिरोध उसके विशिष्ट प्रतिरोध इनटू तार की लंबाई अपॉन में तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के भाग के बराबर होता है, ठीक। चलिए, तो यहां पे हम यही फॉर्मूला लगाएंगे पी के लिए, ठीक, और लिखेंगे तार खंड P का प्रतिरोध। खंड AB का प्रतिरोध हमने कितना माना है, P माना है ना, तो P बराबर कितना हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा रो इंटू एल अपॉन में A, जहां A क्या है दोस्तों, कैपिटल A। कैपिटल A जो है वो मीटर सेतु के तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है, ओके। चलिए, अब हम लोग तार खंड BC की बात करेंगे। तार खंड BC का प्रतिरोध, देखिए तार खंड BC जो है इसका प्रतिरोध हमने कितना माना हुआ है, Q माना है, कोई बात नहीं। तो यहां पे Q इज इक्वल टू रो। देखिए दोस्तों, मैंने P के लिए भी विशिष्ट प्रतिरोध का मान रो रखा है, Q के लिए भी विशिष्ट प्रतिरोध का मान रो रखा है। इसलिए ऐसा किया है क्योंकि दोनों तार, ये तार AB और BC दोनों तार एक ही पदार्थ के हैं, ठीक है, एक ही तार से तो बने हैं ना। तो आप ये चीज समझ रहे होंगे बेहतर। और मैंने बताया था दोस्तों कि विशिष्ट प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध को विशिष्ट इसीलिए कहते हैं क्योंकि अगर दो तार लिए जाएं, एक मोटा हो दूसरा पतला हो, एक लंबा हो दूसरा छोटा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर दोनों के मटेरियल सेम है, दोनों ही कॉपर के हैं, दोनों ही एल्युमिनियम के हैं, दोनों ही आयरन के हैं, ठीक है ना, या दोनों ही जिंक के, किसी भी सेम मटेरियल के हैं, तो आप ये जान लीजिए कि दोनों के लिए रो की वैल्यू बराबर होगी। दोनों का विशिष्ट प्रतिरोध बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होगा, ठीक है। भले दोनों के प्रतिरोध अलग अलग हो, आर का मान अलग होगा, लेकिन रो की वैल्यू दोनों के लिए सेम होगी। वही काम हम यहां कर रहे हैं। दोनों तार एक ही मटेरियल के लिए, इसलिए जो वैल्यू रो की मैंने पी के लिए रखी है वही वैल्यू रो की हम क्यू के लिए भी रखेंगे। अब देखिए, यहां पर रखना है हमको क्यू तार की लंबाई। जब हम तार खंड BC की बात कर रहे हैं तो तार खंड BC की ही तो लंबाई लेंगे, और तार खंड BC की लंबाई कितनी है, 100 माइनस एल। तार खंड BC की लंबाई है 100 माइनस एल डिवाइडेड बाई तार खंड BC के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कितना है, A, ठीक। ये इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए, इक्वेशन 2 और 3 को डिवाइड करिए। इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। चलिए भाई करिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा P अपॉन में Q। और देखिए, रो से रो कैंसिल हो जाएगा, A से A कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, L अपॉन में 100 माइनस L। क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए, समीकरण 1 और 4 की तुलना करिए। समीकरण 1 बोल रहा है कि P अपॉन Q बराबर R अपॉन S, और समीकरण 4 बोल रहा है P अपॉन Q बराबर L अपॉन में 100 माइनस L। ये दोनों बराबर कर लीजिए, ठीक है। जब किसी दो इक्वेशन के LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होंगे, ठीक, या यूं कह लीजिए कि हम तुलना ही कर रहे हैं, ठीक। तो समीकरण 1 और समीकरण 4 की तुलना करने पर दोस्तों, यहां हम समीकरण 1 और समीकरण 4 की तुलना कर रहे हैं, ठीक। करिए जरा, LHS बराबर है, RHS भी बराबर कर दीजिए, यानी R अपॉन S इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, L अपॉन में 100 माइनस L, ठीक। इसको जरा आप सॉल्व करिए और कितना हो जाएगा, S इज इक्वल टू R इंटू 100 माइनस L डिवाइडेड बाई L, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो अब आप इस समीकरण को देखिए, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 5। जरा आप इक्वेशन नंबर 5 को देखिएगा, ठीक। आपको प्रतिरोध R का मान ज्ञात है
क्योंकि आप प्रतिरोध बॉक्स में से किसी एक ज्ञात प्रतिरोध को निकालेंगे। ज्ञात प्रतिरोध मतलब जिसका प्रतिरोध हमें ज्ञात हो। किसी एक ऐसे प्रतिरोध को निकालकर यहां पर लगाएंगे। प्रतिरोध बॉक्स में से किसी एक ऐसे प्रतिरोध को निकालेंगे जिसका मान हमें पता हो और उसको यहां पे लगाएंगे, तो R का मान तो हमें पता हो गया, ठीक, ओके। और जब शून्य विक्षेप की स्थिति मिलेगी तो हम क्या करेंगे, ये मीटर स्केल लगी है ना, इस पे पढ़ लेंगे। जैसे देखिए अभी फॉर एग्जांपल यहां पे B मिल रही है, ठीक है, यहां पे B पर क्या है, हमें शून्य विक्षेप की स्थिति मिली है। अब देखिए B की दूरी A से कितनी है, A से B की दूरी करीब 40 सेंटीमीटर है। ये देखिए ये यहां पर आ रहा है ना इसका पॉइंट यहां पे, तो यानी AB की वैल्यू कितनी है, 40। AB की वैल्यू मतलब L की वैल्यू 40, यहां रख दीजिए L की वैल्यू 40, ऊपर रख दीजिए L की वैल्यू 40, तो 100 - 40 60 हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके आप R का मान पता है, L की वैल्यू यहां से निकाल लिया, स्केल से नाप लिया, यहां पे सॉल्व कर लिया और दोस्तों आपको S का मान मिल जाएगा। ये जो प्रतिरोध अननोन रेजिस्टेंस था इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो देखा दोस्तों आपने ये मीटर सेतु कितनी आसानी से, मतलब काफी अच्छा ऑपरेटर्स है, ठीक है। और कमाल की बात तो ये है ना कि अगर इसकी सेंसिटिविटी हम लोग रखें और प्रैक्टिकल हम लोग अच्छे से परफॉर्म करें तो इससे जो वैल्यू निकल के आती है आर की वो काफी एक्यूरेट होती है, ठीक, तो इसलिए भी बेहतर है। तो दोस्तों ये टॉपिक यहाँ पे क्लोज होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, और आज का जो हमारा टॉपिक है, अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है विभव मापी। देखिए दोस्तों विभव मापी ये जो अभी मैं आपको ये टॉपिक लिखा हूं और जो बताने जा रहा हूं, यहाँ छोटा सा डायग्राम बनाए, एक्चुअल में ये आपको केवल इतना बताएगा कि विभव मापी किस सिद्धांत पे कार्य कर रहा है, ठीक है, केवल इतना बताएगा कि किस सिद्धांत पे कार्य कर रहा है और कैसे कार्य कर रहा है, ठीक। लेकिन दोस्तों इतना पढ़ लेना ही पर्याप्त नहीं है, इसके बाद हम लोग को और भी चीजें पढ़नी होगी, ठीक, मतलब इसके यूजेस पढ़ने होंगे कि इसको कैसे यूज करेंगे। इसका आखिर मैं बोल रहा हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूजफुल है, तो कहीं ना कहीं इसका यूज होगा, ठीक है, बिल्कुल यूज होगा और उसके यूज को हम लोग आगे पढ़ेंगे। पहले समझते हैं कैसे काम करता है, ठीक, ओके। देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए पहले समझ लीजिए दोस्तों, इसमें जो है विभव मापी में दो प्रकार के परिपथ होते हैं। कैसे, पहला होता है प्राथमिक परिपथ, दूसरा होता है द्वितीयक परिपथ। तो प्राथमिक परिपथ और द्वितीयक परिपथ ये दो प्रकार के परिपथ हमारे पास होते हैं, ठीक है। अब प्राथमिक परिपथ क्या है, प्राथमिक परिपथ वो परिपथ होता है जिसमें संचायक बैटरी लगी होती है, ठीक, इसी को बी जो है इसी को बोलते हैं संचायक बैटरी, यानी कि कंडक्टिंग बैटरी, ठीक है, कंडक्टिंग बैटरी बी, ठीक। और देखिए कंडक्टिंग बैटरी कौन से परिपथ में जुड़ी है, ये है बैटरी का पॉजिटिव सिरा, ये यहां गया, यहां पर आया, ये जितना ऊपर वाला पोर्शन देख रहे हैं ना दोस्तों, ये ऊपर वाला पोर्शन यही क्या है, प्राथमिक परिपथ है, ठीक है। मैं यहाँ पे एरो बना के लिख भी दे रहा हूं, ये पूरा इतना हिस्सा ये पूरा प्राथमिक परिपथ है, ठीक है, प्राइमरी सर्किट, ठीक है, ओके। और जो नीचे जहां इसको बोलते हैं हम लोग कंडक्टिंग बैटरी यानी संचायक बैटरी, और नीचे जो सेल लगी है ये तो सेल केवल धारामापी के साथ लगाई गई है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसी सेल के विद्युत वाहक बल वगैरह की गणना हमें करनी होती है, ठीक। तो विभव मापी का प्रयोग हम लोग दो जगह करेंगे दोस्तों। पहला तो विभव मापी की सहायता से किसी भी सेल के विद्युत वाहक बल का मान हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। मतलब अगर हमें कोई भी सेल दे दी जाए और कहा जाए कि भाई इसका विद्युत वाहक बल आप बताइए, तो क्या करेंगे हम लोग, उसको विभव मापी का प्रैक्टिकल करके, उसको विभव मापी के ऊपर इस्तेमाल करके, उसका यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी सेल के लिए विद्युत वाहक बल का मान हम लोग बता सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, ओके। बिल्कुल ऐसा ही होता है अगर हमें किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्ञात करना हो तो भी हम लोग यही कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिएगा, तो ये क्या है, ये वो सेल है जिसके विद्युत वाहक बल या आंतरिक प्रतिरोध की गणना हमें करनी होगी, ठीक, वो ऐसे लगा देंगे। अब दोस्तों इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि देखिए कंडक्टिंग बैटरी का पॉजिटिव और जिस सेल का विद्युत वाहक बल निकालना है उसका पॉजिटिव दोनों एक ही पॉइंट पर आकर जुड़े हैं, ये देखिए यहां पर आके जुड़े हैं, ठीक। इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं, इस पॉइंट को बोल दिया पॉइंट ए, इसको बोल दिया पॉइंट सी, ठीक है, और यहां पे जॉकी वगैरह है, ठीक है। चलिए बी इसलिए नहीं दिया दोस्तों, आपके मन में आ रहा होगा कि बी क्यों नहीं दिया। देखिए बी इसलिए नहीं दिया क्योंकि बी से बैटरी में बोल चुका हूं, ठीक है। अगर बी यहां भी लिख दूंगा तो ये बी
दोनों बी मैच कर जाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, इसलिए मैंने इसको जानबूझ के सी लिया है, ठीक। चलिए देखिए, तो आपने देखा दोस्तों, संचायक बैटरी, कंडक्टिंग बैटरी और सेल दोनों का पॉजिटिव किससे जुड़ा है, पॉइंट ए से जुड़ा है, और दोनों का निगेटिव देखिए, दोनों का निगेटिव किससे जुड़ा है, दोनों का निगेटिव यहां पर आके एक साथ जुड़ा है, ठीक। तो इसको हमेशा ऐसे ही जोड़ेंगे, ऐसे जोड़ेंगे कि कंडक्टिंग बैटरी का पॉजिटिव सेल के पॉजिटिव से जुड़ा हो। अगर आपने उल्टा काम किया, अगर आपने इसके पॉजिटिव से इसका निगेटिव जोड़ा, या इसके निगेटिव से, बैटरी के निगेटिव से सेल का पॉजिटिव जोड़ा, तो कभी भी संतुलन की अवस्था मिलेगी ही नहीं। मतलब ये भी प्रैक्टिकल जो है वो शून्य विक्षेप की स्थिति पर ही कार्य करता है, और शून्य विक्षेप की स्थिति ढूंढनी होती है हमें, जैसे हम लोग मीटर सेतु में कर रहे थे, तार के ऊपर जॉकी को खिसका कर, गति कराकर हम लोग तार के ऊपर धीमे धीमे जॉकी को गति कराते हैं, और ये देखते हैं कहां पे विक्षेप 0 आ रहा है। अगर आपने उल्टा काम किया, कंडक्टिंग बैटरी यानी संचायक बैटरी के पॉजिटिव से सेल का निगेटिव, या फिर संचायक सेल के निगेटिव से बैटरी का पॉजिटिव जोड़ा, तो शून्य विक्षेप की स्थिति मिलेगी नहीं, ठीक। तो ऐसा काम नहीं करना है हमें। चलिए अभी क्या करना है, यहां पे सबसे पहले इसका सिद्धांत समझ लेते हैं। इसका सिद्धांत वही शून्य विक्षेपक स्थिति का सिद्धांत, उसी पर यह कार्य करता है, ठीक है। यानी हम लोग बोलेंगे विभवमापी जो है वो शून्य विक्षेप की स्थिति पर कार्य करता है, या उसके सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक। चलिए अभी इसकी संरचना देख लीजिए। तो हम लोग बोलेंगे कि संरचना में पहले तो इसका कॉन्सेप्ट उठाएंगे, प्राथमिक परिपथ और मतलब द्वितीयक परिपथ, ठीक है। जैसे इसको बोल रहा था मैं, ये प्राथमिक परिपथ होता है, ये नीचे वाला पोर्शन पूरा द्वितीयक परिपथ होता है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं द्वितीयक परिपथ, ठीक है। अच्छा, और इतनी बात हो गई। तो हम लोग बोलेंगे संरचना में, सिद्धांत तो हो गया, अब बात करेंगे हम लोग संरचना की। तो सिद्धांत पढ़ लिया, बात करते हैं हम लोग संरचना की। संरचना बोलेंगे कि विभवमापी में प्राथमिक एवं द्वितीयक परिपथ, दो प्रकार के परिपथ होते हैं। प्राथमिक परिपथ में हम लोग संचायक बैटरी, कुंजी और धारा नियंत्रक को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, तथा द्वितीयक परिपथ में हम लोग सेल जिसके विद्युत वाहक बल अथवा आंतरिक प्रतिरोध की हमें गणना करनी है, उसे जोड़ा जाता है। और बैटरी, प्राथमिक एवं द्वितीयक परिपथ को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि संचायक बैटरी का धन ध्रुव यानी पॉजिटिव टर्मिनल सेल के धन ध्रुव यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल से, दोनों का पॉजिटिव टर्मिनल किसी बिंदु ए पर मिलते हैं, ठीक है, या संबंधित होते हैं, एवं सेल का ऋणात्मक ध्रुव या निगेटिव टर्मिनल जो है वो धारामापी की सहायता से एक सर्पी कुंडली या एक सर्पी कुंजी जॉकी जे से जुड़ा होता है। यह जॉकी जे विभवमापी के तार एसी पर कहीं भी गति करने के लिए स्वतंत्र होता है, ठीक। ये इसकी संरचना हो गई, बस इतनी सी थी, ठीक। अब हम लोग आगे बात करते हैं क्रियाविधि की, ठीक है। तो सबसे पहले सारा सेटअप कर लेंगे। मैंने बताया था इलेक्ट्रिसिटी के सारे प्रैक्टिकल करने से पहले सब में एक सावधानी जरूर बरतनी चाहिए, वो ये है कि परिपथ जोड़ने के बाद जब आप उसमें सेल मतलब कुंजी को बंद करके करंट फ्लो कराने वाले होंगे, उससे पहले एक बार चेक कर लीजिए कि सभी सारे कनेक्शन वगैरह सही है कि नहीं, ठीक है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, सर्किट गलत जुड़ा होता है, करंट फ्लो कराते ही वो शॉर्ट कर जाता है और वो सब बर्बाद हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना है, पहले इसको चेक कर लेंगे, प्रॉपर सारे कनेक्शन होंगे, तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ कुंजी के को बंद करेंगे। जैसे ही कुंजी के को बंद करेंगे, इसमें प्राथमिक परिपथ में करंट कंडक्शन चालू हो जाएगा, और जैसे करंट कंडक्शन चालू हुआ, यहाँ सेल ई तो पहले से जुड़ी है, ये भी अपनी करंट फ्लो कराएगी, ठीक है। अब इसमें होगा क्या, यहाँ पे हम इसको धारामापी को जोड़ेंगे, ठीक है, धारामापी और ये जॉकी। अब इस जॉकी को पूरे तार एसी पर कहीं भी गति कराएंगे और धीमे धीमे गति कराएंगे, और ऐसी स्थिति पर ला के रोकेंगे जहां पर धारामापी में कोई भी विक्षेप ना हो। यहाँ पे देखिए चित्र में मैंने दोस्तों 3 स्थितियां दिखाई है, ठीक है। मान लीजिए जब हम जॉकी को यहां पर लाए थे, किसी स्थिति J1 पर लाए थे, तो J1 पर हमने देखा कि धारामापी में विक्षेप जो है वो निगेटिव साइड जा रहा है। फिर हम थोड़ा आगे ले गए, J2 पर ले गए, हमने देखा कि यहाँ पे धारामापी में विक्षेप जो है वो पॉजिटिव साइड आ रहा है। तो इतना दिमाग तो चल गया कि अगर J2 पर ले जा रहे हैं तो सुई इस तरफ राइट हैंड साइड टर्न हो रही है, अगर J1 पर ला रहे हैं तो सुई लेफ्ट हैंड साइड टर्न हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि J2 पर जाने पर राइट हैंड साइड टर्न हो रही है, J1 पर जाने पर लेफ्ट हैंड साइड टर्न हो रही है। इसका मतलब जो शून्य विक्षेप की स्थिति मिलेगी वो J2 और J1 के बीच में कहीं मिलेगी। अब ना तो इसके पार जाना बेवकूफी है
और इसके पार जाना भी बेवकूफी है। क्या करेंगे, J2 और J1 के बीच में ही इसको धीरे धीरे वैरी कराएंगे, गति कराएंगे और ऐसी स्थिति पर लाकर रोक देंगे जहां पर धारामापी में विक्षेप कितना हो जाए, 0 हो जाए। बस वही स्थिति क्या है, शून्य विक्षेप की स्थिति है। अब जब आपको शून्य विक्षेप की स्थिति मिल जाएगी तो ये वाली दूरी को हम लोग नाप लेंगे, ये वाली दूरी को हम लोग नाप लेंगे। और ये वाली दूरी अगर हमें मिल गई तो यहां पे आप किरचॉफ लॉ भी लगा सकते हैं। ठीक है, आप किरचॉफ लॉ भी लगा सकते हैं और किरचॉफ लॉ लगा के आप यहां पे देख सकते हैं, लाई किरचॉफ लॉ ही लगा लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको ए बोल दिया, इसको ई बोल दिया, इसको जी बोल दिया, इसको जे बोल दिया। ठीक है, तो लिखेंगे पाश ए ई जी जे ए में। ओके, देखिए दोस्तों यहां पे मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा। आप ये जान लीजिए, जैसे आपने संचायक बैटरी को जोड़ा तो संचायक बैटरी का जितना भी विभव होगा वो सारा विभव क्या होगा, तार AC की पूरी लंबाई पर एक समान रूप से विभाजित हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि मान लीजिए अगर पूरी सेल का, ये संचायक बैटरी का कुल विभव V रहा हो तो ये पूरी लंबाई L पर विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब तार की L लंबाई तो मैंने इसको माना है ना, उसको मैं कैपिटल L मान लेता हूं। तार की पूरी लंबाई AC, तार की पूरी लंबाई AC है, उसको हमने कैपिटल L मान लिया है। तो तार की पूरी लंबाई कैपिटल L पर विभव कितना है, V। तो तार की एकांक लंबाई में कितना विभव हो जाएगा, V अपॉन L। ठीक है, V अपॉन कैपिटल L। ठीक, और तार की स्मॉल l लंबाई पे कितना विभव होगा, V अपॉन स्मॉल l इंटू V अपॉन कैपिटल L इंटू स्मॉल l। ठीक है, चलिए अब V अपॉन कैपिटल L क्या है, कुल विभव अपॉन में तार की कुल लंबाई, मतलब तार की प्रति एकांक लंबाई में विभव पतन, और इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, विभव प्रवणता बोलते हैं। और यहां हम लोग विभव प्रवणता को किससे लिखेंगे, K से लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो इसका मतलब A और J के बीच में विभव कितना होगा, K होगा। और ये वाला साइड पॉजिटिव है और ये वाला साइड हमारा निगेटिव होगा। ठीक, चलिए क्योंकि ये वाला साइड बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ा है तो पॉजिटिव और दूर वाला सिरा निगेटिव होगा। वैसे भी सेल या बैटरी को जब हम लोग किसी तार के किनारों पर जोड़ते हैं, सेल या बैटरी का पूरा विभव तार पर एक समान रूप से विभाजित हो जाता है और तार का वो सिरा जो बैटरी या सेल के पॉजिटिव से जुड़ा हो उच्च विभव पर होता है और तार का वो सिरा जो सेल या बैटरी के निगेटिव से जुड़ा होता है वो निम्न विभव पर होता है। जैसे जैसे हम लोग उच्च विभव वाले सिरे से निम्न विभव वाले सिरे की ओर गति करना शुरू करते हैं, विभव का मान धीमे धीमे कम होता जाता है। ठीक, तो यही तो हो रहा है, यहाँ पे हाइयर पोटेंशियल था, आगे बढ़े कम हुआ, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे कम होगा, और जाते जाते जब हम C पे पहुंच जाएंगे तो वो अपने न्यूनतम मान को पहुंच जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसमें किरचॉफ लॉ लगाइए। ध्यान दीजिएगा हम लोग चल किधर रहे हैं, हम लोग A E G J A चल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले A E को क्रॉस करेंगे जब आप देखिए तो यहां पे देखिए, यहां पे करंट कितनी है ही नहीं, क्योंकि शून्य विक्षेप की स्थिति में कोई भी करंट नहीं होती है। तो किरचॉफ ने कहा था समीशन IR, किरचॉफ ने कहा था धारा और प्रतिरोध का गुणा करना है। यहां प्रतिरोध तो बहुत है, तार का प्रतिरोध होगा, धारा मापी का अपना प्रतिरोध होगा, ठीक है, तार AC का प्रतिरोध होगा, लेकिन धारा 0 है। जब धारा 0 होगी, प्रतिरोध कुछ भी हो 0 ही आना है, तो इसको तो हटा दीजिए, यानी लेफ्ट हैंड साइड हमारा 0। अब बात करता हूं राइट हैंड साइड की। तो राइट हैंड साइड में देखिए पास में कितने सेल लगे हैं, पास में कितने सेल हैं, पास में केवल आपको दिख रहा है एक सेल, लेकिन वास्तव में 2 सेल लगे हैं। कैसे, एक सेल तो ये रहा, ठीक है, वो तो सभी को दिख रहा है। एक सेल का मतलब क्या होता है, सेल का मतलब होता है कि विभव स्थापित कर दे, हर वो चीज जो विभव स्थापित कर दे हम लोग उसे सेल बोल सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे कि अगर हम लोग जब गति करना, जब हम लोग दौड़ने लगते हैं तो हम लोग दौड़ने लगते हैं या थोड़ी तेज स्पीड में चलना भी शुरू कर देते हैं, तो हम लोग के सर और हम लोग के तलवे, पांव के तलवे के बीच में क्या होता है, विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। वो विभवांतर बहुत हल्का होता है, बहुत कम होता है, लेकिन हमारे शरीर में भी विभवांतर उत्पन्न हो जाता है और यही चीज है। ठीक, चलिए तो यहाँ पे जो इसको जॉकी को जोड़ने के बाद क्या है, पॉइंट A, बिंदु A और बिंदु J के बीच में एक विभव उत्पन्न हो गया है, एक विभवांतर उत्पन्न हो गया है। तो हम ये मान सकते हैं कि बिंदु A और बिंदु J के बीच में एक सेल लगी है। भाई बिंदु A और बिंदु J के बीच में विभवांतर उत्पन्न हो गया, इसका मतलब हम ऐसा मान सकते हैं कि इन दोनों बिंदुओं के मध्य एक सेल रही होगी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे कितनी सेल हो गई, अब एक तरह से देखा जाए तो 2 सेल हो गई। चलिए चलते हैं, पहले हम गए A से E की ओर, हम नीचे आ रहे हैं,
हम नीचे आ रहे हैं, मतलब जब हम सेल को क्रॉस करेंगे तो पॉजिटिव सिरे से चलकर निगेटिव पर जाएंगे, तो ई का मान कैसा होगा, निगेटिव ही होगा, -ई। ठीक है, ई का मान कैसा होगा, -ई। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अभी क्या करेंगे, आगे बढ़िए, फिर हम यहां जाएंगे जी के पास। यहां तक तो कुछ नहीं है। जब हम जे से ए की ओर जाएंगे तो देखिए जे से ए की ओर गए, निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पर जा रहे हैं, निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पर जा रहे हैं, तो जो वैल्यू लेंगे वो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब पॉजिटिव वैल्यू लेंगे क्या, तो देखिए हमने बोला था कि एकांक लंबाई पर विभव पतन को बोलते हैं विभव प्रवणता। विभव प्रवणता को लिखते हैं के से। इस तार AC की एकांक लंबाई में, तार AC की एकांक लंबाई में विभव पतन कितना है, K के बराबर है। तो तार की L लंबाई में विभव पतन कितना होगा, तार की L लंबाई में विभव पतन होगा KL। ठीक है, तो यानी कि पॉइंट A और J के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, KL का। तो KL लिखेंगे, वो भी पॉजिटिव लिखेंगे, क्योंकि किरचॉफ ने कहा था निगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड पर जा रहे हैं तो पॉजिटिव, उल्टा पॉजिटिव साइड से नेगेटिव साइड पे जा रहे हैं तो नेगेटिव। मतलब जिस वाले सिरे पर हम पहुंचेंगे उसका साइन लेंगे। यहां पर हम जे से ए की ओर गए, तो जब जे से चलेंगे ए पर पहुंचेंगे तो हम लोग किस पर पहुंच रहे हैं, हम लोग पहुंच रहे हैं ए पर, तो ए का साइन कैसा है, पॉजिटिव, तो हम पॉजिटिव लेंगे, सिंपल। ठीक है, अब यहां सॉल्व कर लीजिए, कितना आ गया, E = K × L। ठीक है, तो दोस्तों यही वाला कॉन्सेप्ट हमको लगाना है। ये तो हो गया विभवमापी का सिद्धांत। तो दोस्तों आज के सेशन में हमने जो कुछ भी पढ़ा, इसके हैंड रिटन नोट्स प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाके क्लिक कीजिए। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।